हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ओके, और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं किसी वस्तु पर आवेश वितरण की विधि या आवेश का वितरण जो ठीक है, मतलब किसी वस्तु पर आवेश किन किन विधियों से किस तरह से हो सकता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और दूसरा जो कि किसी वस्तु पर अगर आवेश है तो उसके किसी भाग में अगर हमें आवेश निकालना हो या ठीक है पूरे चालक पर आवेश निकालना हो तो उसकी आवेश की गणना करना हम सीखेंगे, जिसे हम कहते हैं आवेश घनत्व जो है ना। तो मतलब हम सीधे कहें दो हमारे टॉपिक रहेंगे, आवेश वितरण और आवेश घनत्व। ओके, तो चलिए जो हम बात करते हैं पहले किसी वस्तु पर आवेश वितरण की विधि जो ठीक है। तो अब देखना यहाँ पर कि जैसे भी जो हमारे पास कोई वस्तु है ना है, कोई भी वस्तु कोई चालक ऐसे बोल दे तो इस पर आवेश दो तरीकों से हो सकता है। एक तो इस तरह से मतलब उसके किसी बिंदु ए पर आवेश है, फिर कहीं दूसरे बिंदु पर है, फिर बीच में जो कहीं पर इस तरह से है ना, ये इस तरह मतलब आवेश किसी वस्तु पर इस तरह भी उपस्थित हो सकता है। किसी एक बिंदु पर है, फिर कुछ दूरी पर दूसरे बिंदु पर है, फिर कुछ हिस्से बाद जो छोड़कर अन्य स्थान पर है वस्तु पर। तो आवेश वितरण का एक तरीका ये हुआ। ओके, ठीक है, मतलब यहाँ पर आवेश पृथक पृथक बिंदुओं पर है, अलग अलग स्थितियों पर निहित है जो ठीक है। तो इस तरह के आवेश वितरण को हम कहेंगे विविक्त आवेश वितरण जो डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। और या असतत भी हम उसको बोल सकते हो जो, या दूसरा तरीका देखें यहाँ पर कि किसी वस्तु पर आवेश ऐसा भी हो सकता है जो ठीक है, इस प्रकार भी हो सकता है, मतलब उसके प्रत्येक बिंदु पर है ना, धनात्मक और ऋणात्मक जो दोनों आवेश हो सकते हैं। हमने धनात्मक दर्शा दिया यहाँ पे ठीक है। तो किसी वस्तु पर इस प्रकार भी आवेश हो सकता है, प्रत्येक बिंदु पर उस पर आवेश निहित रहेगा। तो ठीक है, आवेश वितरण की दो तरीके हमको समझ में आ गए किसी वस्तु पर। एक तरीका ये हुआ कि कहीं पर आवेश है, किन्हीं बिंदुओं पर आवेश नहीं है। तो ये इस तरह का आवेश वितरण को हम कहेंगे विविक्त आवेश वितरण है ना, असतत आवेश वितरण और सतत आवेश वितरण, इस तरह के है ना। तो क्या बात समझ में आई हमको कि किसी वस्तु पर आवेश क्या होता है जो है ना, दो विधियों से वितरित हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट जो ठीक है, सतत आवेश वितरण कब कहेंगे, जब प्रत्येक बिंदु पर आवेश निहित हो ठीक है। अब यहाँ पर जो हम सबसे पहले एक बात ध्यान दें यहाँ कि आवेश को हम यहाँ पर मतलब अब इसके बाद जो भी हम घटना जो भी हम राशियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे विद्युत क्षेत्र की गणना चालक के द्वारा ये सब, तो हम वहां पर हर वस्तु पर आवेश को कैसा मानकर चलेंगे, सतत रूप से वितरित हुआ मानकर चलेंगे है ना। क्यों, लेकिन ध्यान रखिए तो यहाँ कि जो आवेश है वास्तव में आवेश की प्रकृति ठीक है, आवेश की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, विविक्त होती है। विविक्त से मतलब ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रीट है ना, डिस्क्रीट विविक्त होती है। ओके, विविक्त मतलब अगर किसी वस्तु पर आवेश होगा तो अगर हम उसको माइक्रो स्तर सूक्ष्म स्तर पर देखें तो सूक्ष्म स्तर पर आवेश बिंदुओं पर होगा। जैसे है ना, एक बिंदु पर यहाँ है, फिर अगले बिंदु पर यहाँ है, इस तरह से मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा। जैसे यहाँ पर इस तरह से नहीं होगा, ये ऐसे इस तरह से, जैसे यहाँ बिल्कुल बहुत अत्यंत ऐसा नहीं होगा ठीक है। अगर हम किस पे बात कर रहे हैं, सूक्ष्म स्तर पर, तो सूक्ष्म स्तर पर अगर हम देखें तो हमको किसी वस्तु पर आवेश भिन्न भिन्न बिंदुओं पर पृथक पृथक दिखेगा। अगर हम हमारी जो एबिलिटी है देखने की, हम वो बिंदु बिंदु को अलग अलग देख सके, मतलब हम आवेश के किसी वस्तु के अणु परमाणुओं को अलग अलग देख पाते हैं है ना। अगर हमारी क्षमता ऐसी हो या किसी युक्ति द्वारा हम देख पाए तो हमको आवेश कैसा दिखाई देगा, असतत रूप से जो विविक्त दिखाई देगा। यहाँ होगा, फिर कुछ दूरी बाद होगा, ऐसा है ना, ऐसा नहीं होगा ठीक है, कि कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन हम हमारी सुविधा के लिए उसे कंटिन्यूअस या सतत मान के चलते हैं। अब तो सबसे पहले तो जो हम बात करें कि आवेश की प्रकृति विविक्त क्यों होती है ना। आवेश अगर हम सूक्ष्म स्तर पर अगर देखें तो आवेश विविक्त ही कहलाएगा जो है ना, क्वांटम नेचर का कहलाएगा।
विविक्त प्रकृति का कहलाएगा। क्यों ऐसा? चलो तो पहले तो हम समझे कि किसी वस्तु पर आवेश क्यों आता है। तो आवेश आने का कारण क्या है ना? जैसे हमें मालूम है जो प्रत्येक वस्तु किससे मिलके बनी है, परमाणुओं से मिलके बनी है ना? तो हमने ये कह दिया कि ये परमाणु हम दर्शा रहे हैं, ठीक है। मान लो हम परमाणु को देख पा रहे हैं, ओके, हम सूक्ष्म स्तर की बात कर रहे हैं, तो हम परमाणु को देख पा रहे हैं। तो परमाणु में हमको व्यवस्था पता है, बीच में धनात्मक आवेश होता है ना, उसके केंद्र पर, नाभिक पर, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसके परितः, अपने नाभिक के परितः चक्र लगाते हैं, है ना। तो अगर हमें इस वस्तु पर आवेश उत्पन्न करना है, ठीक है, अगर इस वस्तु पर आवेश उत्पन्न हुआ होगा तो कैसे उत्पन्न हुआ होगा? जो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ पर, इस पर जो यहाँ इस पर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस पर क्या बच गया? धन आवेश, है ना। मान लो ये अणु ए है, परमाणु ए है, परमाणु में से इलेक्ट्रॉन, ए में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, उस पर धन आवेश आ गया। अब बी में से भी निकल गया, इस पर भी क्या आ गया? धन आवेश। सी में से भी निकल गया, इसमें भी धन आवेश। डी पर भी निकल गया, जो इस पे भी धन आवेश आ गया ना, इसी तरह से। ओके, तो ये जो धन आवेश है ये कुछ ना कुछ निश्चित दूरी पर होगा, फिक्स है ना, उनके बीच की एक दूरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमें पता है जो परमाणु का एक निश्चित आकार होता है, परमाणु के बीच जो व्यास होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है ना। ये किसका व्यास बता रहे हैं हम? परमाणु का व्यास। ओके, तो परमाणु का व्यास इतना होगा, 10 साइज बोल दो, 10⁻⁻10 मीटर। तो एक परमाणु ये हुआ जो, है ना। अब दूसरा परमाणु ये, इस मतलब दोनों का आकार अगर हम देखें, है ना, ये 10⁻⁻10 पूरा, है ना। अब केंद्र से केंद्र देखें, धन आवेश से धन आवेश पे देखें, तो ये धन आवेश है ना, केंद्र है आवेश का, परमाणु का। तो ये इसके परमाणु और इस परमाणु के दोनों के केंद्र के बीच की अगर हम दूरी देखें तो ये दूरी भी कितनी आएगी? 10⁻⁻10 मीटर। तो अगर किसी वस्तु पर जो धन आवेश आया भी है ना, जैसे ये परमाणुओं पर आवेश आ गए हैं, तो कितनी दूरी पर आएगा? लगभग परमाणु धन आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर निहित होंगे? 10⁻⁻10 मीटर। तो अगर इस पर आवेश आया, मान लो, है ना, इस वस्तु पर आवेश आ गया, ए बी सी डी परमाणु पर आवेश आ गया, तो ए का आवेश यहाँ होगा, है ना, बी का आवेश कुछ निश्चित दूरी पर होगा, सी का आवेश यहाँ होगा, है ना, डी वाले परमाणु का आवेश यहाँ होगा। ये ऐसे नहीं हो सकते, है ना, ये बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकते। जो ए का आवेश यहाँ, बी का आवेश यहाँ, सी का आवेश यहाँ, डी का आवेश यहाँ, ऐसा नहीं हो सकता। इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगी, है ना। तो क्यों होगी? परमाणु के आकार के कारण होगी जो। तो यहाँ पर हमको एक बात समझ में आई कि अगर हम सूक्ष्म स्तर पे बात कर रहे हो, जैसे हम परमाणुओं को अलग अलग देख पा रहे हो किसी युक्ति से, हर परमाणु को, तो हमको आवेश बिल्कुल कितनी कितनी दूरी पे दिखाई देते जाएगी? 10⁻⁻10 मीटर लगभग जो, है ना। तो इस तरह से ये धन आवेश यहाँ, धन आवेश यहाँ, धन आवेश, मतलब इस बिंदु पर आवेश अलग, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु। किसकी बात कर रहे हैं हम? सूक्ष्म स्तर से अगर हम देख रहे हैं तो सूक्ष्म स्तर पे देखने पर हमको वस्तुओं पर जो आवेश दिखाई देगा वो इस तरह से दिखाई देगा, कुछ ना कुछ उनके बीच में अंतराल रहेगा, है ना। तो इस तरह से आवेश जो है वो विविक्त है, विविक्त बिंदुओं पर है, पृथक बिंदुओं पर, इस पर है, फिर इस पर है, फिर इस बिंदु पर है, इस बिंदु पर है, ऐसा नहीं है ना। तो ये तो सूक्ष्म स्तर की बात हुई। जो सूक्ष्म स्तर पर अगर हम कहें तो आवेश का जो नेचर है वो कैसे ही होता है? विविक्त होता है, है ना। लेकिन हम अगर है ना स्थूल स्तर पे बात कर रहे हैं, ठीक है, स्थूल स्तर से मतलब जो मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मैक्रो लेवल पे मतलब हम हमारी आंखों से और इस तरह से वस्तुओं को देख रहे हैं, किसी युक्ति द्वारा नहीं देख रहे हैं, तो हमें तो आवेश बिल्कुल कैसा दिखाई देगा? आप खुद ही सोचो जो कि आप परमाणुओं में क्या अंतर कर पाओगे? क्या हम परमाणुओं के बीच की दूरी को अलग अलग देख पाते हैं, है ना? क्या उनमें अंतर कर पाते हैं? परमाणु का छोड़िए, जो हम तो ये चौक है ना, चौक हम कणों से मिलके बना है ना। अगर हम इसको देखें तो छोटे छोटे कण मिले होंगे, फिर ये बना होगा, मतलब परमाणु अणु सब मिले, फिर कण बने, कण से फिर ये चौक बना।
तो क्या हम इस चौक के कणों को देख पाते हैं? मतलब क्या हमें चौक ऐसा दिखता है ना? क्या इस तरह से दिखता है जो प्रत्येक कण अलग अलग दिखता है क्या? ठीक है, ऐसा है ना? नहीं, हमें चौक ऐसा नहीं दिखता। मतलब हम उसके कणों को अलग अलग नहीं देख सकते, अलग अलग हमें हमारे लिए वो दूरी, उनके बीच की दूरी या उनका आकार बहुत ही कैसा है, सूक्ष्म है, बहुत अत्यंत समीप होंगे हमारे लिए। अगर हम प्रैक्टिस में बात करें, इन प्रैक्टिस, ठीक है, तो हमें तो चौक ऐसा नहीं दिखने वाला, ठीक है। हमें वो कैसा दिखेगा, ऐसा सतत दिखेगा। हमें लगेगा ही नहीं कि कौन सा कण कहाँ खत्म हुआ, कौन सा कहाँ, हमें बिल्कुल इस तरह से वो दिखेगा। ओके, मतलब हमें, हमारे लिए वो सारे कण बिल्कुल एक दूसरे के समीप होंगे, चिपके हुए, मान लो बिल्कुल बच्चों, हम अंतर भी नहीं कर पाएंगे कहाँ पहला कण खत्म हुआ, कहाँ दूसरा खत्म हुआ, है ना। कि कर पाएंगे हम ऐसा कि पहला अणु हमको यहाँ दिख रहा है, फिर दूरी पे दूसरा अणु दिख रहा है या परमाणु कण दिख रहा है, ऐसा तो हम नहीं कर सकते, है ना, हमारे लिए। ठीक है, तो इसी तरह से जो अगर हम कणों को ही पृथक पृथक नहीं देख पा रहे, हमारे लिए कणों के बीच की दूरी ही कैसी है, बहुत ही कम है, हम उनको ही अंतर नहीं कर पा रहे, विभेदित नहीं कर पा रहे। तो आप सोचो, क्या हम परमाणुओं के बीच की दूरी को विविक्त उनको कर पाएंगे? क्या उनमें अंतर कर पाएंगे हम कि क्या हमको यहाँ एक बिंदु पर धनावेश अलग दिख रहा है, दूसरे पर नहीं? तो हमारे लिए प्रैक्टिकली, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म स्तर पर, अगर युक्तियों द्वारा इसे देखें तो, है ना, सैद्धांतिक रूप से तो हम कहेंगे कि उसका स्तर कैसा है, उसका नेचर विविध है। लेकिन अगर हम प्रायोगिक रूप से बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल, है ना, प्रैक्टिस में बात करें दैनिक जीवन के आधार पे, तो हमारे लिए तो सारे कण बिल्कुल चिपके हुए हैं, है ना, सारे अणु बिल्कुल क्या है, परमाणु बिल्कुल चिपके हुए हैं, उनके बीच में हमको कोई अंतराल ही नहीं दिखता है, अंतराल ही नहीं दिखता। मतलब ये वाले जो आवेश है वो हमें ऐसे दिखेंगे, बिल्कुल सतत, हमारे लिए ये वाले आवेश ऐसे होंगे, ठीक है। वास्तविक रूप से वो ऐसे है, वास्तविक रूप से वो ए बी सी डी अलग अलग आवेश है, परमाणु की आकृति के आधार पर अगर हम कहें तो, है ना, आकार के आधार पर। लेकिन हमारे लिए इनके अणुओं परमाणु के बीच की दूरी में अंतर कर पाना, उनको अलग अलग पहचान पाना संभव नहीं है। तो फिर हमें तो ऐसा लगेगा कि वो सारे के सारे आवेश बिल्कुल कैसे होंगे, चिपके हुए होंगे, जब हम उनको दूर दूर ही देख रहे होते हैं। तो प्रैक्टिस में हमारे लिए आवेश कैसा है, ऐसा, ऐसा है, मतलब कैसा है, किस तरह से वितरित है, सतत रूप से वितरित है ना ये। तो आवेश हमारे लिए प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में सतत वितरित हम मानकर चलेंगे जो, ठीक है। ध्यान रखिए कि उसका नेचर विविध है, वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। अगर हम सूक्ष्म स्तर पर परमाणुओं के आकार इसके स्तर पे बात कर रहे हैं तो ध्यान क्या रखोगे कि विविध नेचर है ना। आवेश एक निश्चित दूरी पर ही हो सकता है। क्यों हो सकता है, किस आधार पे, परमाणुओं के आकार के आधार पर बताया, है ना, ठीक है। मतलब एक फिक्स पॉइंट पर, मतलब उनके बीच में कोई ना कोई दूरी जरूर होगी, वो लगातार आवेश नहीं होगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली हम माइक्रो स्तर पे, स्थूल स्तर पे बात करें, मैक्रो स्तर लेवल पे, तो हमारे लिए आवेश ऐसा है। मतलब हम आवेश को यहाँ से कैसा मान के चलेंगे, है ना, सतत वितरित मानकर चलेंगे, ओके। और सतत रूप से मानकर चलने का हमारे पास जो फायदा, ठीक है ना, गणितीय रूप से भी इसके, है ना, क्या है, ठीक है, बेनिफिट्स है जो, ओके। ये था जो कि हम आवेश को अब सतत रूप से मानकर चलेंगे। आगे जितने भी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है, ओके, मतलब जैसे हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे किसी चालक का, तार का, इस पे, तो हम वहां उस चालक का, शीट का, सब पर, ठीक है, आवेश को कैसे मानकर चलेंगे, है ना, कैसे सतत रूप से मान के चलेंगे, ठीक है। और इससे भी हमारा एक बेनिफिट और है, आवेश को कौन से रूप से मान लेना, सतत रूप से वितरित मान लेने में हमारा गणितीय रूप से भी एक तरीके से फायदा ये है कि जैसे जो मान लो कि हमारे पास, ठीक है, ये एक चालक है ना, ये एक वायर है, तार है, ओके। अब हमें इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, ओके। विद्युत क्षेत्र अभी जैसे आपने, अभी हम इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा नहीं है विद्युत क्षेत्र, अभी कंफ्यूज ना हो कि विद्युत क्षेत्र क्या शब्द बोल दिया मैंने, है ना। तो हम जब पढ़ते चलेंगे आगे, तो मान लो हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है।
तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ जैसे मान लो ये चालक है, तो चालक पर आवेश है ना, ये आवेश है, धन आवेश। ओके, तो अगर हम उसका विविक्त रूप ले लेते है ना, अगर हम आवेश को कौन से रूप में मानकर चल रहे होते, विविक्त रूप से वितरित मानकर चल रहे होते, तो हमें क्या करना पड़ता? मतलब हम आवेश को बिंदु बिंदु पर स्थित हुआ मानकर चलते, उसकी बिंदुवत प्रकृति को लेकर चलते। समझना, आवेश की कौन सी प्रकृति को लेकर चलते? हम बिंदुवत प्रकृति को। तो फिर हमें क्या करना पड़ता? हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना होता। तो पहले हम ये वाले आवेश, इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालते है ना, फिर B पर जो बिंदु आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालते, फिर C पर जो आवेश है, D पर जो आवेश है, इस तरह से E पर जो आवेश है। मतलब हमें यहाँ प्रत्येक बिंदु पर जो आवेश है ना, उनके कारण क्या निकालना होता? विद्युत क्षेत्र। तो आप ऐसे सोचो जो कि यहाँ पर एक चालक में कई असंख्य क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, है ना, कई करोड़ों परमाणु होते हैं। और उस पर अगर प्रत्येक पर अगर आवेश हुआ, प्रत्येक परमाणु पर अगर धन आवेश हुआ, तो हमें प्रत्येक परमाणु के कारण एक विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा, फिर उसका योग करना पड़ेगा। तो क्या हमारे लिए तो गणितीय रूप से ये संभव है, इतने बड़े एक एक परमाणु का विद्युत क्षेत्र निकालना फिर जोड़ना, है ना? तो ऐसा अब हमको कब करना पड़ रहा है कि जब हमने उसको कौन से रूप में मान लिया, हम उसको कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? विविक्त रूप से देख रहे हैं कि बिंदु ए पर आवेश अलग है, इसका अलग निकालना पड़ेगा, बिंदु बी पर आवेश अलग है, इसका विद्युत क्षेत्र अलग निकालना पड़ेगा। तो अगर हम हमारी विविक्त नेच है ना उसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमें ये विधि को अपनाना पड़ेगा। ए पर स्थित आवेश का विद्युत क्षेत्र अलग निकालो, बी पर अलग निकालो, सी पर अलग निकालो, ऐसा फिर सबका योग करो। या फिर हमने तो ये मान लिया, तो यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है कि हमने आवेश को सतत रूप से वितरित मान लिया, है ना, सतत रूप से। अब सतत रूप से वितरित मान लिया तो हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे? ठीक है, विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे उसका तरीका क्या रहेगा? तो हम आवेश चालक के एक छोटे से भाग के कारण क्या निकाल लो? विद्युत क्षेत्र, है ना, एक छोटे भाग के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लो, है ना। फिर उसका क्या कर दो? समाकलन कर दो, है ना। छोटे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र छोटे भाग के कारण निकाल लो, मतलब उसको बिंदु रूपी ना मानो। बिंदु रूपी ना मानते हुए हम ऐसा मान लें कि चालक पे आवेश एक समान रूप से वितरित है। कौन सा वितरण लेके चलेंगे? सतत वितरण। तो चालक एक छोटे भाग से विद्युत क्षेत्र निकाल लो चालक के, फिर उसका क्या निकाल दो? जो समाकलन कर दो, ऐसे छोटे छोटे भागों का विद्युत क्षेत्र निकाल कर समाकलन कर दो। तो ये वाली विधि हमारे लिए आसान होगी। छोटे छोटे भाग का विद्युत क्षेत्र निकालकर समाकलन करना, आसानी से विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, है ना। और इसमें क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक परमाणु का कण का अलग अलग विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा, जो कि हमारे थोड़ी सी कठिन प्रोसेस हो जाएगी। जो तो हमको क्या समझ में आया तो यहाँ से कि प्राकृतिक रूप से, है ना, आवेश का जो प्रकृति है ना, सूक्ष्म स्तर पर अगर हम कहें, है ना, माइक्रो स्तर पर अगर हम देखें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को, तो हम कहेंगे कि जो आवेश का प्रकृति है वो विविक्त है, वो बिंदु 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 पर होगा। लेकिन प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में हमारा हम उसको कैसा मान के चलेंगे? सतत। उनके बीच की जो दूरियां है, अंतराल है, हम उसको नगण्य मान लेंगे। ओके, तो इस तरह से अब हम आवेश को कैसा मानकर चलना है? हमें सतत रूप से वितरित होकर मानना चलना है ना। ठीक है, तो ये था जो हमारे पास आवेश वितरण के तरीके, विवेक आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। परिभाषा वही लिखी शब्दों में, यदि आवेश किसी वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर हो तो उसे हम सतत आवेश वितरण कहेंगे, और अगर पृथक पृथक बिंदुओं पर हो तो उसे हम क्या कहेंगे? विवेक आवेश वितरण। ओके, अब सतत आवेश वितरण में जो किसी वस्तु पर आवेश सतत रूप से वितरित है तो वो उसकी 3 विमाओं पर हो सकता है। तो वितरित होने वाली विमाओं के आधार पर हम आवेश वितरण को 3 कैटेगरी में रखते हैं। रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय और आयतन आवेश वितरण। मतलब सिंपल सा, कोई बड़ी, है ना, इसके पीछे कॉन्सेप्ट नहीं है। सीधे सीधे कहो कि अगर आवेश कहाँ पर वितरित है? सतत रूप से किसी चालक की लंबाई पे। मतलब हमारे पास एक वायर है, एक तार है या एक छड़ है, तो उस पर आवेश किस पे वितरित होगा? उसकी लंबाई पर वितरित होगा, है ना।
तो लंबाई पर वितरित होगा, तो फिर हम वहां आवेश को कौन सा वितरण क्या बोल देंगे, रैखिक आवेश वितरण कहलाएगा, है ना। और अगर आवेश कहाँ पर वितरित है, किसी चालक के या किसी वस्तु के पृष्ठ पर हो, केवल पृष्ठ पर। जैसे उदाहरण के लिए इससे हमने कहा जो एक गोला है हमारे पास, है ना, एक गोला है, खोखला गोला, तो हमने इसको आवेश दिया, तो आवेश कहाँ पर है, केवल इसके पृष्ठ पर है। ओके, आवेश इसके पृष्ठ पर है, ये उसका पृष्ठ, ठीक है। तो फिर इस तरह का जो आवेश वितरण होगा वो पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। जैसे इस तरह से जो गोला है, आवेश सिर्फ ऊपर हो पृष्ठ पर, है ना, अंदर कोई आवेश नहीं हो, तो इसको हम सतत आवेश वितरण, इसको हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे, है ना। ये एक शीट का और एक गोले का चित्र हमने बनाया, ठीक है। फिर है ना, अगला है तो आवेश अगर कहाँ पर वितरित हो, किसी वस्तु के आयतन पर वितरित हो, है ना, ठीक है। इस तरह से तो ऐसे बोल दिया, ये कोई वस्तु है ना, ये उसको 3D व्यू देने के लिए हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। कोई वस्तु के इस प्रकार, तो इस पर आवेश है कहाँ पर, संपूर्ण आयतन पर फैला हुआ हो, ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये ऐसा मान लो, तो ये ऐसे चित्र से भी समझ सकते हो आप। ओके, आवेश कहाँ पर फैला हुआ है, पूरे आयतन पर फैला हुआ है सभी स्थिति पर। तो ये जो हमारा आवेश वितरण है क्या कहलाएगा, आयतन आवेश वितरण जो, ठीक है। मतलब सिंपल सा है, किसी वस्तु पर अगर आवेश वितरित होगा तो 3 विमाओं पर होगा, लंबाई पर, पृष्ठ पर या आयतन पर। तो उसी के आधार पर हमने उसकी 3 प्रकार बोल दिए, ठीक है। छोटी छोटी सी परिभाषा है, याद रखने वाली, समझने वाली, है ना। नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जो, ठीक है। चलिए ओके, चलिए अब हम इसमें देखते हैं दूसरा बिंदु, आवेश घनत्व के बारे में, है ना। तो आवेश घनत्व क्या है और इसकी आवश्यकता क्या क्यों है जो, उसको अब हम समझते हैं। उससे पहले जो कुछ है ना जनरल बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जनरल बातें मतलब जिसका हमें नॉलेज होना चाहिए पहले घनत्व को समझने के लिए, और गणितीय रूप से कुछ एकांक नियम ये सब पता होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जो घनत्व शब्द हमने इससे पहले भी सुना है ना। जैसे है ना, हम द्रव्यमान घनत्व सुना है, जनसंख्या घनत्व सुना है। तो ये घनत्व जो क्या या किसका निकाला जाता है, तो घनत्व हम किसी भी राशि का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो घनत्व निकालने का जो समीकरण सूत्र होता है, जो क्या होता है, राशि घनत्व बराबर होती है किसके, राशि बटे संबंधित विमा, है ना, राशि बटे विमा, ठीक है। मतलब उदाहरण के लिए जो हम कोई भी राशि का, किसी भी भौतिक राशि का घनत्व निकाल सकते हैं, है ना। तो जैसे उदाहरण के लिए हमने, ठीक है, द्रव्यमान घनत्व का सूत्र जो है ना छोटी कक्षाओं से पढ़ते आए हैं। तो द्रव्यमान घनत्व हम कैसे लिखते हैं, सूत्र कैसे बनता है द्रव्यमान घनत्व का, द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। मतलब यहाँ पर, ठीक है, हम किसी भी राशि का घनत्व निकाल सकते हैं। जैसे द्रव्यमान का घनत्व निकालना हो तो क्या सूत्र बन जाएगा उसका, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान कहाँ पर होता है, किस विमा पर होता है ना। तो किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान हो तो द्रव्यमान कहाँ पर होगा, उसके पूरे आयतन में होगा। तो फिर सूत्र क्या बनेगा, द्रव्यमान बटे आयतन, राशि बटे आयतन, ठीक है। तो जैसे एक उदाहरण दे देता हूँ, है ना। जैसे हम जनसंख्या घनत्व निकालते हैं, गणित में जो आप है ना पढ़ते होंगे, ठीक है, कि हमें ये पता करना है कि किस शहर में, किस देश में जनसंख्या घनत्व कितना है, मतलब कितने बड़े क्षेत्रफल में कितनी लोग रहते हैं, कितनी जनसंख्या है। तो उसका सूत्र भी यही बनता है, ठीक है। यहाँ पर जनसंख्या बटे में क्या आ जाता है, क्षेत्रफल। मतलब ये मैंने आपको क्या बताया, घनत्व का सामान्य सूत्र। घनत्व का सामान्य सूत्र, आप कोई भी राशि का घनत्व निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक, तो इसी तरह हम किसी वस्तु का आवेश आवेश का भी घनत्व निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अब जो घनत्व क्या है ना, कैसे निकाला जाता है, तो हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी वस्तु का, कोई भी राशि का घनत्व निकाल सकते हो। राशि घनत्व, राशि मतलब
जिस राशि का हम घनत्व निकालना चाह रहे हैं द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान घनत्व, आवेश का निकालना चाह रहे हैं तो आवेश घनत्व। आप कौन सी विमा पर निकालना चाह रहे हो, तो यहाँ बटे में क्या आएगा, जिस विमा पर आप घनत्व निकालना चाह रहे हो। ओके, इस तरह है ना। तो ये हमने सामान्य बात की जो घनत्व के सूत्र की, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देते, एकांक नियम। जैसे अब हम इसका गणितीय समीकरण पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। तो गणितीय रूप से हमको एकांक नियम आना जो, ठीक है, चाहिए। मतलब बहुत ही तीव्रता से हम कोई भी चीज को समझने की, जैसे इसमें अभी हम जो डेरिवेशन करेंगे तो हाँ, उसकी समझने के लिए हमें एकांक नियम मालूम होना चाहिए। एकांक नियम क्या है, वैसे बच्चों आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि हमारे पास क्या है, ठीक है, 5 बुक्स की कीमत जो, ठीक है, 5 बुक की कीमत कितनी हमको दी है, 50 रुपीज। ओके, अब मैं बोलता हूँ जो एक बुक की कीमत निकालो, ठीक है, एक बुक की कीमत। ओके, क्या कर दोगे उसको, चलिए, है ना। अब मैं आपको बोलता हूँ जो कि एक बुक की कीमत निकालिए, है ना। तो यहां पर हो जाएगा एक बुक की कीमत। कैसे निकालोगे, ये तो सबको आता है, बच्चों को छोटी सी बात है ना। क्या कर दोगे, 50/5, है ना, ये आ जाएगी। ओके, ऐसे निकालोगे ना। मतलब एक बुक की कीमत, या आप उसको एकांक बुक लिखो। अब हम इसको जैसे एकांक लिखेंगे, तो हमने कितने पर कीमत निकाल ली, एकांक की कीमत, एकांक बुक की कीमत, ठीक है। एक मतलब जब हम एकांक बात करेंगे, एकांक बीमा पर निकालो, एकांक इस पर निकालो, तो कैसे निकाला जाएगा आपको मालूम है ना, समझ में आएगा। ये एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया ताकि आप जल्दी से आगे वाले जो एकांक नियम हम लगाएंगे उसको जल्दी से समझ जाओ, है ना। तो एकांक बुक की कीमत निकालने के लिए आपने क्या किया, ठीक है, जो कुल बुक की संख्या थी, पूरी कीमत में बुक की संख्या से भाग दे दिया जो, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए एक और एग्जांपल ले, मैंने कहा जो ये टी समय में कितना काम हुआ है, टी समय में, है ना, कितना कार्य, डब्ल्यू कार्य। ओके, मतलब टी सेकेंड बोल दो, कोई वस्तु टी सेकेंड में डब्ल्यू कार्य करती है। मैं बोलता हूँ 1 सेकेंड में कितना कार्य करेगी, तो 1 सेकेंड में कार्य निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1 सेकेंड में कार्य निकालने के लिए क्या कर दोगे, इस नियम से, है ना, टी सेकेंड में डब्ल्यू, तो 1 सेकेंड में W/T। ओके, तो ये इसको हम एकांक नियम बोलते हैं, ठीक है। ये आप सोचोगे क्या छोटी छोटी सी बातें स्टार्ट कर दी बीच में लेक्चर के, है ना, लेकिन मैंने एक बार रिपीट कर दिया ताकि आप इसको ध्यान रख लो, तो अगली बार आपके लिए बहुत, है ना, चीजें समझना आसान हो जाएगा। एकांक नियम हम बार बार लगाते रहते हैं फिजिक्स के डेरिवेशंस में, जब आगे आएंगे उसमें भी कई जगह पर, तो इसके लिए मैंने एक बार बता दिया बेटा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर जो, अब ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया उसको भी हम समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो आवेश घनत्व की, ठीक है। तो ये आवेश घनत्व है क्या और इसका उपयोग क्या है ना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है फिजिक्स में, उसको अब हम समझे, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए, है ना, मैं आपको कहता हूं कि चलिए तो हमारे पास क्या है, एक कोई 50 मीटर लंबाई का चालक है, ठीक है। कितनी लंबाई का चालक बोल दिया मैंने, 50 मीटर लंबाई का चालक है, ठीक है। और उस पर आवेश कितना है, आवेश उस पर दिया है 20 कूलम, ठीक है। मैंने आपको एक प्रश्न दिया, मानो छोटा सा, कि 50 मीटर लंबाई का एक चालक है, उस पर कुल आवेश, है ना, ये क्या दिया आपको, कुल लंबाई, ओके, और ये दिया है कुल आवेश। पहले भी तो हम इसका उपयोग समझ रहे, परिभाषा और विभाषा तो बिल्कुल आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। पहले इसका उपयोग तो देख ले, आवेश घनत्व कहाँ उपयोग में लाया जाता है ना, और क्यों इसका हम इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई चालक है, कुल चालक को 50 मीटर का लंबाई का चालक है, उस पर आवेश है 20 कूलम, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ जो, तो यहाँ पर चालक की, है ना, 7 मीटर लंबाई पर, ठीक है, आवेश कितना होगा, 7 मीटर लंबाई पर आवेश
कितना होगा? ये मैंने आपको एक प्रश्न एक तरीके से ये पूछा है ना, मैंने आपसे एक प्रश्न किया और वो प्रश्न मैंने आपसे इस तरह से किया कि 50 मीटर लंबाई का एक चालक है, उसमें कुल आवेश कितना है, 7 मीटर लंबाई पर आवेश कितना होगा, है ना। अब आप इसमें थोड़ा सा जो हम गणित लगाएंगे, है ना। अब दूसरा देखो, जो पहले तो कि इसी एक प्रश्न में आपसे दूसरा ऐसे पूछता हूँ, ठीक है ना। ये दूसरा प्रश्न मैं आपसे इस तरह से पूछता हूँ जो कि एक चालक है, ओके, इस चालक की 1 मीटर लंबाई पर है ना 2 कूलाम आवेश, ठीक है, या 7 कूलाम आवेश बोल दो, कोई भी आवेश दे दो, ठीक है। सिर्फ हम कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं, जिसका उपयोग समझना चाह रहे हैं। 1 मीटर लंबाई पे कितना, 7 कूलाम आवेश। अब मैं बोलता हूं जो 7 मीटर लंबाई पर आवेश बताओ, 7 मीटर लंबाई पर आवेश बताओ, है ना, कितना होगा। तो कैसे निकालोगे? अब सिंपल सा है इसमें तो, है ना। अब आप दोनों को सॉल्व करना चाह रहे हो, इस वाले प्रश्नों को भी सॉल्व करना चाह रहे हो, इसको भी, ओके। तो इसके लिए जो हम पहले क्या करेंगे, है ना, जैसे 1 मीटर लंबाई पर 7 कूलाम आवेश है, इसको तो आप बहुत जल्दी बता दोगे। 1 मीटर लंबाई पे कितना आवेश, 7 कूलाम, तो 7 मीटर पर, है ना, 7 मीटर पर कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर कितना है, 7 कूलाम, तो 7 मीटर पर कितना हो जाएगा, 7 गुणित 7 कूलाम, कितना हो गया, है ना, ये इतना हो गया, है ना। एक बहुत जल्दी से सॉल्व कर लिया हमने इसको, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसमें भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमको पहले क्या करना पड़ेगा, हमको क्या दिया है, 50 मीटर लंबाई पर, है ना। चलो अब इसको भी सॉल्व करते हैं। 50 मीटर लंबाई पर आवेश कितना दिया है, 20 कूलाम, ओके। अब कितने पे पूछा है, 7 मीटर लंबाई। तो अब यहाँ 7 मीटर पर निकालने के लिए पहले हम कितने मीटर पर निकालेंगे, 1 मीटर लंबाई पर आवेश, ऐसे निकालेंगे ना, ओके। 50 मीटर लंबाई पर आवेश इतना, 1 मीटर लंबाई पर आवेश 20/50, है ना, 2/5 ऐसा बोल दो, ठीक है। चलो ये लिख देता, कितना हो गया ये, 2/5। कितने पर निकाला हमने, 1 मीटर लंबाई पर आवेश। कैसे निकाला, एकांक नियम लगा के ना, अभी इसलिए एकांक नियम बताया था जो मैंने आपको, ठीक है। तो 1 मीटर लंबाई पर कितना आ जाएगा, 20/50, ओके। कितना आ गया ये, 2/5। अगर हम उसको दशमलव निकालना चाहते तो निकाल सकते हो। अब कितने पर पूछा गया है, 7 मीटर लंबाई पर आवेश पूछा गया है। तो 1 मीटर पर आपके पास कितना है, 2/5। 7 मीटर पर कितना हो जाएगा, 2/5 गुणित 7। ये आप उससे आपका, है ना, आंसर निकाल सकते हो, इतना आवेश होगा, ओके। हमने सॉल्व दोनों को कर लिया, है ना, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, ठीक है। लेकिन बताओ आसान किस में रहा, आसान तरीका किस में रहा, ये वाला आसान रहा ना। मतलब मैंने आपको कितनी लंबाई पर दिया था, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर लंबाई पर आवेश दिया था मैंने, कितने पर दिया था, 1 मीटर लंबाई पर आवेश, ठीक है। ये तो हमारे पास अगर 1 मीटर लंबाई पर आवेश था, तो हमको कितनी भी मीटर लंबाई पर पूछ रहे हो, 100 पर, 50 पर, 60 पर, 70 पे, सीधे 1 मीटर पे जो आवेश है उसे गुणा कर देना है ना। या 1 मीटर ना बोलो, कितना बोलो इसको, मैं अन्य शब्दों में बोलता हूँ इसको, एकांक लंबाई पर, है ना। 1 मीटर पर आवेश दिया था, या उसको अन्य शब्दों में क्या बोल रहे हैं हम, कितनी लंबाई पर दिया था, जो एकांक लंबाई पर आवेश दिया था, है ना। तो हमारे लिए बताओ जो कौन सा तरीका ज्यादा बेटर है, आवेश किससे जल्दी से गणना में कर लिया जाएगा। मतलब हमारे पास अगर किसी राशि पर, किसी चालक पर हमें आवेश की गणना करनी है ना, चालक पर आवेश की गणना करनी है, तो हमें उस चालक की एकांक लंबाई पर आवेश मालूम होना चाहिए। क्षेत्रफल पे कर रहे हो तो एकांक क्षेत्रफल पर मालूम होना चाहिए, एकांक आयतन पे कर रहे हो तो एकांक आयतन पर। तो अगर हमारे पास
एकांक विमा बोल दो, है ना, एकांक लंबाई पर मालूम होना चाहिए, या फिर हम आवेश पृष्ठ पर भी फैला हो सकता है वस्तु के, अभी हमने समझा। तो एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर आवेश होना चाहिए, है ना, या फिर कहां पर आवेश होना चाहिए, एकांक आयतन पर आवेश होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये, है ना, एकांक के आधार पे मान मालूम हो, ठीक है, 1 मीटर एकांक लंबाई, एकांक क्षेत्रफल पर या एकांक आयतन पर मालूम हो, तो आप उसमें किसी भी आयतन पर, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर निकाल सकते हो। सिर्फ सीधे सीधे लंबाई से उस आयतन से, क्षेत्रफल से गुणा कर देना होगा, है ना। तो बताओ क्या समझ में आया हमको? ये जो एग्जांपल हमने दिया यहाँ पर, इससे क्या बात क्लियर हुई कि अगर हम किसी वस्तु पर आवेश की गणना करना चाह रहे हो, किसी चालक पर उसकी लंबाई पर करना चाह रहे हो, तो हमें आसानी के लिए, हमारी सुविधा के लिए, है ना, कितनी लंबाई पर आवेश मालूम होना चाहिए, एकांक लंबाई पर। ओके, और आयतन पर निकालना चाह रहे हो तो कितनी लंबाई पर मालूम होना चाहिए, आयतन पर निकालना चाह रहे हैं तो एकांक आयतन पर मालूम होना चाहिए, क्षेत्रफल पे निकाल रहे हैं तो एकांक क्षेत्रफल पे मालूम होना चाहिए। तो हम किसी भी क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई पर उसकी आवेश की गणना आसानी से कर सकते हैं। ओके, और अगर एकांक पे नहीं मालूम है तो फिर हम ये इस विधि से पहले एकांक पे निकालेंगे तो किस पर ही, है ना, निकाला तो किस पर ही जाएगा, एकांक पर। ओके, तो ये जो एकांक लंबाई, एकांक पृष्ठ या एकांक क्षेत्रफल, इसको क्या बोल रहे, किस पर आवेश मालूम होना चाहिए, जो एकांक विमा पर आवेश हमें मालूम होना चाहिए, है ना, ज्ञात होना चाहिए। अगर हम किसी वस्तु पर आवेश की गणना करना चाह रहे हो, है ना, चालक पर आवेश की गणना चाह रहे हो, तो फिर हमें उसकी एकांक विमा पर आवेश का मान मालूम होना चाहिए। तो ये जो एकांक विमा है, ओके, एकांक विमा, ठीक है, तो उसको जो एकांक विमा पर आवेश निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एकांक विमा पर आवेश निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको जो कितने मीटर लंबाई दी, 10 मीटर लंबाई पर कितना आवेश, 2 कूलम, ये कुल लंबाई, है ना, और ये कुल आवेश। हमें बोलो एकांक पे निकालो, एकांक लंबाई पर, है ना, आवेश, तो आप क्या करोगे, आप 2/10। तो एकांक लंबाई पर आवेश कैसे निकाला आपने, एकांक लंबाई पर आवेश क्या निकाला, 2 कूलम बटे 10 मीटर। तो 2 कूलम क्या था, कुल आवेश। समझना सूत्र कैसे बना वो समझा हुआ है ना। एकांक लंबाई पर आवेश निकालने के लिए क्या किया, चलो इधर में जो छोटी जगह में कंफ्यूज हो रहे हैं, हम इसको मिटा देते हैं वापस फिर से, ठीक है ना। चलो मैंने कहा आपको हमारे पास सूत्र कैसे बना वो समझा रहा हूं। कुल लंबाई पर आवेश, कुल लंबाई 10 मीटर बोल दो, 10 मीटर ही बोल दो, है ना, और कुल आवेश दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कूलम, अब मैं बोलता हूँ मुझे कितनी लंबाई पे निकालो, एकांक लंबाई पर आवेश। आप क्या करोगे, एकांक लंबाई पर आवेश कैसे निकालोगे, कुल आवेश 2 कूलम, है ना, मतलब ऐसा दिया है ना आपको, 10 मीटर लंबाई पर आवेश 2 कूलम, है ना। तो 1 मीटर लंबाई या एकांक लंबाई पर आवेश, ओके, कितना है, 2/10 मीटर। अब ये 2 क्या था, तो मैं बोलता हूं तो 2 क्या था, कुल आवेश था, है ना, और ये 10 मीटर क्या था, 10 मीटर क्या थी, कुल लंबाई। तो आपने क्या किया, आपको यहाँ पर एकांक लंबाई पर आवेश निकालने के लिए, समझना सूत्र कैसे बना वो समझ लो। एकांक लंबाई पर आवेश निकालने के लिए क्या किया हमने, कुल आवेश बटे कुल लंबाई। इसी तरह से एकांक आयतन पर निकालते,
है ना, एकांक आयतन पर निकालते हैं या एकांक क्षेत्रफल पे, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश निकालते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पर क्षेत्रफल बटे कुल आवेश, है ना, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, यही होता है ना। फिर एकांक आयतन पर निकालते हैं, एकांक आयतन पर आवेश निकालते हैं तो क्या होता है यहाँ पर कुल आवेश बटे में कुल आयतन, ये बनता है ना एकांक निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो हमने क्या देखा यहाँ कि किसी वस्तु पर अगर हमें आसानी से आवेश की गणना करनी है, किसी चालक पर, किसी विभाग पर, ओके, तो आप वहां पर क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या ज्ञात होना चाहिए, एकांक लंबाई, क्षेत्रफल या एकांक आयतन, या किस पर आवेश की मात्रा मालूम होना चाहिए, एकांक आवेश पर, है ना। और वो एकांक आवेश पर आवेश की मात्रा कैसे, एकांक विमा पर आवेश की मात्रा कैसे निकाली जाएगी, ये सूत्र है, कॉमन सूत्र बता देते हैं। ये तो लंबाई के लिए बताया, क्षेत्रफल के लिए, इसके लिए तो एकांक विमा पर, ठीक है, एकांक विमा पर आवेश, है ना, विमा कोई भी हो सकती है, लंबाई हो सकता है, क्षेत्रफल हो सकता है, आयतन, तो एकांक विमा बोल दिया। तो सूत्र क्या बना, कुल आवेश, है ना, सूत्र बना, सब में ऊपर क्या है, कुल आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश, बटे में क्या है, लंबाई के रूप में है तो कुल लंबाई, क्षेत्रफल, कुल आयतन। तो यहाँ पर क्या है, कुल विमा, ये है ना। तो एकांक विमा पर आवेश निकालना है तो क्या कर दोगे आप, आपके पास एकांक विमा पर आवेश मालूम होना चाहिए। अगर समझो क्या, फिर समझो क्या कहा, किसी चालक पर अगर आवेश की गणना करनी है आसानी से, अभी ऐसे एग्जांपल से समझा हमने, तो आपको वहां कितनी विमा पर आवेश मालूम होना चाहिए, एकांक विमा पर मालूम होना चाहिए, एकांक लंबाई, एकांक आयतन, एकांक क्षेत्रफल पे। और नहीं मालूम है तो फिर आप कैसे निकालोगे, कुल लंबाई पर, कुल विमा पे दिया है ना, और कुल आवेश दिया है, तो कुल आवेश और कुल विमा को डिवाइड कर दो तो आपको किससे निकल जाएगा, वो एकांक विमा पर, है ना। मतलब आवेश की गणना के लिए हमको किस पे मालूम होना चाहिए आवेश की मात्रा, एकांक विमा पर। अब ये एकांक विमा पर आवेश की मात्रा को हमने एक नाम दे दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, आवेश घनत्व बोल दिया। ओके, तो आवेश घनत्व क्या है, आया समझ में, एकांक विमा पर आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, आवेश घनत्व कहलाती है। जैसे 1 मीटर लंबाई पर आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी, आवेश घनत्व, लंबाई पर है तो उसको हम रेखीय आवेश घनत्व बोल देंगे, है ना। इस प्रकार से जो क्षेत्रफल पर है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, तो उसे हम क्या बोल देंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय आवेश घनत्व, है ना। तो ये था, तो ये तो अभी हमने समझा कि एक आवेश घनत्व का उपयोग क्या है ना। तो आवेश घनत्व का उपयोग जो सिर्फ और सिर्फ काय के लिए होगा, किस लिए होगा, किसी चालक की लंबाई पर, आयतन पर या क्षेत्रफल पर या विमा पर आयतन आवेश की मान की गणना करने के लिए है। हमें वहां पर किसका नॉलेज होना चाहिए, आवेश घनत्व मालूम होना चाहिए। तो आइंदा हम क्या याद रखेंगे, आवेश घनत्व का उपयोग कहाँ पर होगा, आवेश घनत्व, आवेश की गणना करने के लिए, आवेश का मात्रा की गणना करने के लिए आवेश घनत्व का मालूम होना चाहिए। और इसका जो आगे हम चैप्टर जब हम आगे पढ़ेंगे, है ना, इस चैप्टर में आवेश घनत्व का उपयोग कहाँ पर होना है, गॉस की प्रमेय जब हम पढ़ेंगे तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में हमें ये एकांक विमा, ये आवेश घनत्व की कॉन्सेप्ट उपयोग में लानी होगी। ओके, तो क्लियर हुआ अब तो यहाँ पर, मतलब अभी परिभाषा ये सब हम बनाना सीख लेंगे, ठीक है। पहले तो उपयोग समझ में आ गया, आगे समझ में उपयोग कहाँ पर है ना। वो एग्जांपल दिया जो कि अगर हमें आसानी से आवेश की गणना करनी हो, आवेश की मात्रा की, तो एकांक विमा पर आवेश मालूम होना चाहिए, या एकांक विमा को हमने बोल दिया आवेश घनत्व मालूम होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से आप आवेश की गणना कर सकते हो, जो बता सकते, ठीक है। तो ये तो हुआ आवेश का उपयोग, आवेश घनत्व का सूत्र कैसे बना है, आवेश घनत्व का सूत्र एकांक विमा पर आवेश, तो एकांक विमा पर आवेश बराबर कितने हुआ, कुल आवेश बटे कुल विमा, है ना। इससे हमने अभी निकाला उसको, या फिर मैंने आपको अभी बताया था इसका सूत्र, राशि घनत्व का।
राशि बटे में विमा, है ना। तो यहाँ किसका मात्रक निकालना था, ओ सॉरी किसका सूत्र बनाना है, जैसे आवेश घनत्व का। तो आवेश घनत्व का क्या आ जाएगा ऊपर, राशि के बदले आवेश और विमा, जिस विमा पे निकालना हो आपको, लंबाई पे निकालना हो तो यहाँ लंबाई क्षेत्रफल या आयतन। तो आवेश घनत्व का सूत्र क्या बना, आवेश घनत्व किसको पढ़े हम, एकांक विमा पर आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, आवेश घनत्व कहलाती है। तो आवेश घनत्व का सूत्र क्या बना, आवेश बटे विमा, ये वही लिखा है। तो आवेश घनत्व क्या है, किसी वस्तु या चालक की एकांक लंबाई और सॉरी एकांक विमा, विमा से मतलब लंबाई क्षेत्रफल या आयतन में निहित आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी, आवेश घनत्व कहलाती है। और आवेश घनत्व का समीकरण क्या बना, फिर सूत्र क्या बना, ठीक है, आवेश घनत्व का सूत्र क्या बना, कुल आवेश बटे विमा, है ना। ये और विमा से मतलब क्या क्या हो जाएगा आपका, लंबाई, ठीक है, क्षेत्रफल और आयतन, है ना, ठीक है। तो अब ये हुआ आवेश घनत्व का सूत्र बनाना, है ना। अब विमा तीन प्रकार की, मतलब आवेश तीन विमाओं पर फैला हो सकता है, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और आयतन पर। तो उसके आधार पर हमने आवेश घनत्व को तीन प्रकार का बोल दिया। तो क्या बोल दिया, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व कब बोला जाएगा, सिंपल सा, रेखीय आवेश घनत्व कब बोला जाएगा कि आवेश कहां पर वितरित हो, किसी चालक की लंबाई पर वितरित हो, है ना। जैसे चालक तार की और इसकी रूप में है छड़ के, तो आवेश चालक की लंबाई पर वितरित हो, ठीक, तब आवेश की एकांक लंबाई में, आवेश सॉरी चालक की एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी, रेखीय आवेश घनत्व। परिभाषा सुनना होती, तीनों की परिभाषा सेम तरीके से बनेगी, ठीक है। बस यहाँ पर हम विमा के बदले, है ना, नाम लेते चलेंगे, ठीक है। अगर रेखीय आवेश की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो रेखीय आवेश में हम क्या बोलेंगे, किसी वस्तु की एकांक लंबाई में निहित आवेश की मात्रा, ओके। और सूत्र क्या बनेगा, एक रेखीय आवेश घनत्व का कुल आवेश बटे, है ना, क्या सूत्र बनेगा इसका, कुल आवेश बटे में विमा। अब लंबाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, कुल लंबाई, है ना। ये अभी हम प्रूफ भी कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, ठीक है, सूत्र किसका, रेखीय आवेश घनत्व। फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व, परिभाषा तो देख लो, हम अभी पढ़ते चलेगी। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, किसी चालक की एकांक क्षेत्रफल में निहित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। उसका सूत्र भी बनेगा, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, है ना। फिर आयतन वाली की बात हो रही है, तो किसी चालक के एकांक आयतन में निहित आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी, आयतन आवेश घनत्व कहलाएगी, ओके। और उसका सूत्र बनेगा कुल आवेश, ठीक है, कुल आवेश बटे कुल आयतन, है ना, ये हुआ, ठीक है। चलिए इसको जब हम, है ना, गणितीय रूप से भी देख लेते हैं, इसके मात्रक, विमा, ये सब, ओके। ठीक, तो यहाँ हम जो क्या मान लिया हमने, कि हम एक स्थिति ले लेते हैं, माना किसी, ठीक है, n लंबाई के चालक पर, ठीक है, आवेश घनत्व, मतलब आवेश घनत्व दिया हम, है ना, रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है, इसे लैम्डा से दर्शाते हैं, ठीक है। तथा हमें चालक पर क्या करना है, कुल आवेश की गणना करनी है, ओके। ये ऐसा मान लो, ऐसा, ठीक है, कोई चालक है ना, और इस चालक पर हमें किसकी गणना करनी है,
कुल आवेश। हमको यहाँ दिया क्या है, हमको चालक की लंबाई दी है, मतलब ये चालक दिया हमको ऐसे, इस चालक पर आवेश है जो, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्या दिया है, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व मतलब, ठीक है, यहाँ हमको उसकी एकांक लंबाई पर आवेश दिया है। ओके, चलिए पहले इतना तो लिखते हैं हम, तब ठीक है। क्या दिया है, चूंकि चालक के लिए, है ना, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, चालक के लिए रेखीय आवेश घनत्व कितना दिया है, यहाँ देख लेता हूं, रेखीय आवेश घनत्व बराबर लैम्डा। ओके, अब अगर आप इस आवेश घनत्व को दूसरे शब्दों में लिखोगे जो, है ना, आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होगा एकांक लंबाई। तब आवेश चालक की, है ना, इसको हम अन्य शब्द में लिखेंगे, चालक की एकांक लंबाई पर आवेश, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। कितना हो गया ये, आवेश की मात्रा लिखो या आवेश लिख दो, ठीक है। अब यहां से ध्यान रखिए बेटो कि हमारे पास एक चालक है, तो उस चालक पर अगर हमें आवेश की गणना करनी है तो हम कैसे गणना करेंगे, ठीक है, उसके एक छोटे से भाग पे आवेश निकाल लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, है ना, अब हमारे पास जो 1000 मीटर लंबाई का एक चालक है ना, 1 लाख बोल दो, ठीक है, इतनी लंबाई का एक चालक है, ठीक। तो अगर हमें इस पे आवेश की गणना करनी है तो आप कैसे निकालोगे, है ना, हम कैसे निकालते जाएंगे, चलो हम प्रैक्टिस में बात करते हैं। पहले आप कितने पर निकालोगे, मान लो आप 1 मीटर पे निकालते हो। ओके, 1 मीटर पर आपके पास आवेश आ गया कितना, 1 मीटर पर आवेश, ठीक है ना, 1 मीटर पर आवेश आपके पास आ गया 10 कूलम, ठीक है। अब आप ये 2 कूलम खोल लो, है ना। अब आप क्या करोगे, जैसे आपके पास 1 लाख मीटर लंबाई का चालक है, तो आपने पहले उस पे कितने पे निकाले। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि चालक पर आवेश एक समान वितरित है ना, कैसा वितरण है, एक समान आवेश वितरण है, ठीक है, एक समान आवेश वितरण मतलब आवेश का वितरण सभी बिंदु पर एक जैसा हुआ है, कहीं कम नहीं हुआ, कहीं ज्यादा नहीं हुआ, बिल्कुल समान रूप से आवेश है। तो आप चलो इस पर हमें आवेश की गणना करनी, तो आप क्या करोगे, 1 मीटर पर निकाल लोगे। फिर क्या प्रैक्टिस में हम ऐसा करेंगे, 1 मीटर पे निकाल के फिर आगे जाके और 1 मीटर पे निकालेंगे, फिर आगे जाके और 1 मीटर पे निकालेंगे, क्या फिर क्या 1 लाख मीटर तक चलते जाएंगे, है ना, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वहां पे हमने कितनी लंबाई पर निकाल लिया, उसकी 1 मीटर लंबाई पर आवेश निकाल लिया, और कितने मीटर पर निकालना हमको, ऐसे 10 लाख मीटर पे, तो 1 मीटर पर आवेश, फिर अगले मीटर पर जो आवेश आएगा, जैसे मान लो 1 मीटर पर आवेश Q1 आया, तो आप इस तरह से जो इसको क्या कर दोगे, सभी आवेशों को जोड़ दोगे, कितने बार, है ना, 1 लाख बार जोड़ दोगे, 1 मीटर पे आया तो आप इसको जोड़ दोगे, तो क्या कर दोगे उसका, ठीक है ना, योग कर दोगे। तो हमारे पास जो किसी वस्तु पर, किसी चालक पर आवेश निकालने का तरीका क्या होता है, अगर आवेश सतत रूप से वितरित हो, किसी चालक पर एक समान रूप से वितरित हो, तो हम वहां आवेश की गणना करने के लिए क्या करेंगे, हम वहां पर उसकी एक छोटी सी विमा पर आवेश का मान निकाल लेंगे और फिर उसका योग कर देंगे, है ना, योग बोल दो, या गणितीय भाषा में हम क्या बोल देंगे, क्या कर देंगे, उसका समाकलन। तो जो छोटी सी विमा में जो आवेश आया है उसका हम क्या करते जाएंगे, छोटा सा आवेश आया होगा तो उसको जोड़ते हुए चले जाएंगे, कहां से कहां तक, मतलब ठीक है, जितनी लंबाई उसकी है ऐसे। तो इस तरह से हमारे पास क्या निकल जाएगा, कुल आवेश। मतलब ये एक विधि है, जो एक तरीका है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर हमको किसी चालक पर आवेश की गणना करनी है ना, आवेश की मात्रा निकालनी है, तो हम सबसे पहले उसकी किस पर आवेश की मात्रा निकालेंगे, छोटी विमा पर, छोटी सी लंबाई बोल दो, छोटे से आयतन पर या छोटे से क्षेत्रफल पर, ठीक है। फिर उसके बाद
उसका समाकलन कर देंगे गणितीय रूप से, तो फिर हमको पूरे चालक पर आवेश की मात्रा प्राप्त हो जाएगी ना। तो हम यहाँ यही करेंगे बेटो, ठीक है ना। हम यहाँ पर यही करेंगे कि जैसे हमको इस पूरे चालक पर आवेश निकालना था, तो हम यहाँ पर पहले एक छोटा सा अल्पांश ले लेंगे, इसकी एक छोटी सी लंबाई पर आवेश निकाल देंगे, ठीक है। हमने मान लिया बेटो यदि चालक पर कोई अल्पांश, चालक पर कोई अल्पांश dl है ना स्थित हो, या dl लंबाई का अल्पांश स्थित हो, है ना ये, तब क्या कहा हमने, पहले उस अल्पांश पे आवेश की मात्रा निकालोगे, समाकलन कर देंगे, तो हमको आवेश पर मतलब dl लंबाई के अल्पांश पर आवेश निकालना है ना। अतः क्या कर देंगे हम, ठीक है, अल्पांश की लंबाई dl पर आवेश, ठीक है, आवेश की मात्रा लिख दो या आवेश लिख दो चलेगा। तो इस पर आवेश को हमने दर्शा दिया dq से। आया समझ में क्या बोला बच्चों हमने, है ना। किसी चालक पर आवेश निकालना हो तो हमें एक छोटे से मात्रा पर, है ना, छोटे से भाग पर आवेश निकालेंगे और उसका समाकलन कर देंगे। अब उस छोटे से भाग पर आवेश कितना होगा, है ना, छोटे से भाग पर आवेश कितना होगा, चलो कितनी लंबाई पर, dl लंबाई पर, है ना। तो हमारे पास आवेश की मात्रा दी तो है, इस चालक पर आवेश की मात्रा दी है, कितनी लंबाई पर दी है, एकांक लंबाई पर, है ना। एकांक लंबाई, जैसे उदाहरण से समझना, अगर मैं बोलता हूं जो 1 सेंटीमीटर पर आवेश कितना है 2 कूलम, और 10 सेंटीमीटर पे पूछता हूं, तो 10 सेंटीमीटर पे क्या करोगे, 2 गुणित 10, यही करोगे ना। तो यहां पर मैंने बोला तो एकांक लंबाई पर, एकांक पर आवेश कितना है, लैम्डा, एकांक लंबाई पर आवेश कितना, लैम्डा, और मैं कितनी लंबाई पर बोल रहा हूं, अल्पांश की लंबाई, कितनी लंबाई पर, है ना, ये एकांक लंबाई पर इतना है, तो dl लंबाई पर कितना होगा, इससे समझो 1 सेंटीमीटर पे इतना, 10 सेंटीमीटर पे तो गुणा कर दोगे, तो एकांक लंबाई पर लैम्डा है, तो dl लंबाई पर कितना होगा, लैम्डा dl, है ना। तो अल्पांश की dl लंबाई पर आवेश कितना हो गया, लैम्डा dl हो गया, ठीक है। अब ये तो छोटे से भाग पर आया, है ना। अतः ठीक है, यह तब चालक की संपूर्ण लंबाई पर आवेश, चालक की संपूर्ण लंबाई, है ना, यहाँ समाकलन विधि का उपयोग करेंगे हम, योग करने की क्रिया कर रहे हैं, तो संपूर्ण लंबाई पर आवेश, है ना, यह आवेश की मात्रा, तो इसको हमने दर्शा दिया जो q से, और ये किसके बराबर होगा, उसकी जो छोटी सी लंबाई है उस पर आवेश और उसका समाकलन, है ना। अब समाकलन कहां से कहां तक करते जा रहे हैं हम, लिमिट भी डलेगी, जो लंबाई यहां से शुरू किया हमने, तो यहाँ लंबाई कितनी मान लो 0, कहां तक गए, 0 से l तक, तो यहाँ पर जो 0 से l तक लंबाई डल जाएगी, ठीक है, ऐसे। फिर नेक्स्ट जो इसका मान रख दो, q बराबर कितना आ गया हमारे पास, ठीक है, 0 से l, या यही लिख देते, 0 से l, है ना, लैम्डा dl, ओके, ये लैम्डा dl। अब हमने कहा आवेश वितरण एक समान है, यदि चालक पर, क्या कहा, चालक पर, ठीक है, आवेश वितरण, आवेश वितरण एक समान है, ओके। आवेश वितरण एक समान है मतलब सभी एक, है ना, एक समान है मतलब यहाँ पर जो आवेश घनत्व है जो लैम्डा कैसा हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा, ओके। अब ये लैम्डा नियतांक हो गया, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाकलन से बाहर आ जाएगा, तो q बराबर हो गया हमारे पास लैम्डा, ठीक है, समाकलन में क्या बचा, dl, लिमिट 0 से l, ठीक है। फिर समाकलन का सूत्र लग जाएगा, q बराबर लैम्डा, है ना, l, ओके, और लिमिट क्या रहेगी 0 से l तक, q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा, है ना, फिर
एल ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, फिर निम्न लिमिट, फिर ये क्यू बराबर लैम्डा एल, ये आया है ना। एक तरीका ये हुआ बच्चों, या फिर ये लिमिट के चक्कर में ना पड़ते, अभी रफली आप समझने के लिए ना एक तरीके से ऐसा भी कर सकते हो, या ये लिमिट अभी हम नहीं लगाते है ना, लिमिट नहीं लगाते जो, ओके, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अभी तो सिर्फ हमको एक निष्कर्ष निकालना है यहाँ से, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो लिमिट डलती है ना। तो चलो यहाँ पर हमने ये निकाल दिया डीएल है ना, समाकलन के नियम लगा के, ठीक है, ये इस तरह से है ना, लिमिट लगा के भी बता दिया बच्चों। अब हमारे पास समाकलन का सूत्र होता है dx बराबर x, तो इसी तरह से q बराबर कितना हो जाएगा, या इसका मतलब समझो आप, सूत्र नाम लगाते हुए गणितीय रूप से नहीं समझ रहे हो, डायरेक्ट समझो। तो ये dl हमको क्या बता रहा है जो समाकलन, dl क्या बता रहा है, जितने भी अल्पांश है उन अल्पांश की लंबाइयों का योग, समाकलन योग की दिशा है ना, दर्शाता है योग को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस चालक पर जितने भी अल्पांश होंगे है ना, हम छोटे छोटे अल्पांशों में बांट लेंगे उसको, तो ये एक अल्पांश हो गया, यहाँ एक अल्पांश ऐसे, तो ये अल्पांशों का योग अगर हम कर देंगे, सभी अल्पांशों की लंबाई का योग कर देंगे, तो अल्पांशों की लंबाई का योग किसके बराबर आ जाएगा, चालक की लंबाई है ना। मतलब जहां ये यहां ऐसा लिखो, जहां समाकलन डी ये हो गया एल, ये क्या हो गई संपूर्ण चालक की लंबाई। मतलब मैं है ना, हमने समाकलन विधि से भी समझा, गणितीय रूप लगा के, लिमिट लगा के, या भौतिक रूप से भी हमने यहाँ समझ लिया जो कि ये समाकलन किसको दर्शाता है ना, पूरे योग को दर्शाता है। तो वो समाकलन किसको दर्शा रहा होगा, इस पूरे सभी जितने अल्पांश है उनका योग दर्शाता है। तो अल्पांशों का योग किसके बराबर आ गया, चालक की लंबाई पे है ना, ये आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से तब Q बराबर कितना होगा, Q बराबर हो गया तो लैम्डा इंटू एल, ओके। तो यहाँ Q क्या था, कुल आवेश, ओके, Q क्या था यहाँ, कुल आवेश। लैम्डा क्या है यहाँ पर, देखिए आवेश घनत्व है ना, और L क्या था यहाँ पर, लंबाई, ठीक है, कुल लंबाई लिख दो ऐसा। तो इस प्रकार है ना, ओके। तो जो बात हमने जो कही है ना, वो गणितीय रूप से भी हमने प्रूव कर दिया। हमने क्या कहा था कि हमको किसी लंबाई पर आवेश की मात्रा निकालनी है ना, मतलब जैसे हमने पूरा गणितीय रूप से लेकर आए, हमारे पास क्या दिया हुआ था, चालक की एकांक लंबाई पर आवेश दिया था है ना। हमारे पास पूरा निष्कर्ष क्या निकला कि अगर हमको चालक की पूरी लंबाई पर आवेश निकालना है, तो ये पूरा सिद्ध करते 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 हम कहां तक आए, यहाँ पर। अब निष्कर्ष ध्यान में रखेंगे माइंड है ना, हम सिर्फ यहाँ से निकला हुआ निष्कर्ष ध्यान में रखें। अगर हमको किसी चालक पर क्या दिया है, आवेश घनत्व दिया है, देखिए आवेश घनत्व दिया है, और उसकी पूरी लंबाई पर आवेश निकालना है, कुल आवेश। तो देखिए आवेश घनत्व में किससे इंटू कर दो, बस कुल लंबाई से है ना। ये यहाँ इतना हमने गणितीय रूप से निकाल कर लाया, ये सब ये सिर्फ सिद्धता थी यहाँ तक। निष्कर्ष मेन क्या है हमारा, ये याद रखें, आगे चल के हम इसी का उपयोग करेंगे। अगर हमको किसी चालक की पूरी लंबाई दी है और पूरी लंबाई पर आवेश निकालना है और एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा दी है, मतलब क्या दिया है, रेखीय आवेश घनत्व, तो सीधे कुछ नहीं करना है, जो रेखीय आवेश घनत्व में पूरी लंबाई से गुणा कर दो, पूरा आवेश की मात्रा आ जाएगी। आया, ठीक है। दो चीजें जो, एक तो ये निष्कर्ष या है ना, और याद रखें है ना, लैम्डा तथा लैम्डा Q बटे L, ये हो गया, ठीक। मतलब हमें दो निष्कर्ष यहां से याद रखने हैं, क्या करने हैं है ना। हमारे पास प्रश्न दो तरीके से आ सकता है कि चालक पर रेखीय आवेश घनत्व इतना है, ओके, रेखीय आवेश घनत्व इतना है, उस पर कुल आवेश निकालो कुल लंबाई पर, तो कुल लंबाई से मल्टीप्लाई कर दो, ओके ना। एक तरीका यह हुआ, क्या दिया था हमारे पास, जैसे ये रेखीय आवेश घनत्व कितना है, 1 कूलम,
प्रति मीटर है ना। देखिए आवेश घनत्व 1 कूलम प्रति मीटर। अब इसकी लंबाई है 200 मीटर। कितनी लंबाई है? 200 मीटर। तो कुल आवेश कितना होगा? मैं बहुत ही जो आसान बच्चे जैसा प्रश्न यहाँ पर लिया है समझने के लिए। कुल आवेश कितना होगा? तो कुल आवेश क्या सीखा हमने? लैम्डा इंटू एल। लैम्डा मतलब 1 कूलम इंटू 200 है ना। तो कितना आवेश आ गया यहाँ पे? 200 कूलम है ना। एक ये था, एक आपसे ये पूछ रहा है। ओके है ना। अब दूसरा तरीका, ओके दूसरा तरीका, यहाँ ये नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ कुल आवेश दिया है। क्या दिया है? कुल आवेश। पहला क्या दिया था? रेखीय आवेश घनत्व। तो अब कुल आवेश, कुल आवेश हमने बोले अब यहाँ पर कितना है ना, ये 400 मीटर, सॉरी 400 कूलम है। हाँ समझ में क्या बोला गया कि चालक पर 200 मीटर लंबाई पर कुल आवेश कितना है? 400 कूलम। तो इसके 50 मीटर लंबाई पर आवेश निकालो। 50 मीटर लंबाई में आवेश निकालो। अब क्या करेंगे? तो फिर हमको यहाँ पहले कितने पे निकालना है? एकांक लंबाई। तो एकांक लंबाई मतलब रेखीय आवेश घनत्व निकालना है। तो Q बटे L मतलब कुल आवेश कितना है? 400। कुल लंबाई कितनी है? 200। तो 400 पे ये हो गया है ना। तो एकांक लंबाई पर कितना आ गया? 2 कूलम। अब कितनी लंबाई पर चाहिए? 50 मीटर पर चाहिए। तो 50 मीटर पर आवेश कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू जितनी लंबाई पे आवेश चाहिए 50। तो ये 2 इंटू 50 कितना आ गया? 100 कूलम आ गया है ना। ये तो आइंदा तो सिर्फ उपयोग ध्यान में रखें। हम इसका उपयोग सिर्फ आगे चल के जब डेरिवेशन हम पढ़ेंगे तो डेरिवेशन में कहाँ करते हैं? कूलम के और सॉरी गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में। तो ठीक है, आइंदा क्या याद रखोगे आप कि अगर हमको किसी वस्तु का कुल आवेश निकालना हो है ना, तो उसके रेखीय आवेश में कुल लंबाई से गुणा करो है ना। ओके, और अगर रेखीय आवेश घनत्व निकालना है, आवेश घनत्व निकालना है, तो कुल आवेश की मात्रा में कुल लंबाई से भाग दे दो। तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? ऐसे है ना। दोनों चीजें निकालना सीख लिया हमने, ठीक है। अब यहां से इसकी मात्रक बना देते हैं। ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? ठीक है, कूलम आवेश का मात्रक कूलम और लंबाई का मात्रक मीटर। ओके, ये हो गया उसका ऐसा ही मात्रक। विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? यहाँ कूलम का विमीय सूत्र होता है 80 है ना, और बटे में क्या है? L। तो ये हो जाएगा 80 L की घात -1। ये हो गया क्यों? विमीय सूत्र, ठीक है। तो ये था जो हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व और रेखीय आवेश घनत्व। फिर इस प्रकार आएगा क्या? पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। इतना नोट कीजिए तो ठीक है। फिर हम इनकी भी डेरिवेशन देखते हैं। और ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम देखते हुए इसके दूसरे प्रकार पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व है ना। तो देखना तो यहाँ पर सभी के डेरिवेशन करने का सेम तरीका रहेगा है ना। बस हम यहाँ पर थोड़े से शब्द बदलते जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमने इसको रब नहीं किया है ना। तो अगला जो हमारा है जो है ना, क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय लिख सकते हो तो या इसे क्षेत्रीय आवेश घनत्व भी आप बोल सकते हो। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? सभी की परिभाषा ये इस एकांक क्षेत्रफल पर आ जाएगा एक बार। तो यहाँ का लिख देंगे यदि किसी आवेश किसी चालक की लंबाई पर, इसमें कहां पर फैला हुआ होगा? चालक के, ठीक है, पृष्ठ पर वितरित हो तब चालक के एकांक क्षेत्रफल पर है ना। यहाँ पर क्या कर देंगे हम? एकांक क्षेत्रफल पर निहित आवेश की मात्रा क्या कहलाता है? ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सेम बस यहाँ शब्द बदलते जाना है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है, इसे किससे दर्शाते हैं? सिग्मा से है ना। किससे? सिग्मा। ये चिन्ह किसका है? सिग्मा का। ओके, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ ध्यान में देने के लिए ना। सिग्मा से दर्शाते हैं, ठीक है। फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर? पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र बन जाएगा कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल है ना। क्षेत्रफल से संबंधित है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बच्चों यहाँ फिर इसी तरह से
क्या मान लेंगे हम यहाँ पर, माना किसी चालक किसी ए क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल ले रहे हैं, ए क्षेत्रफल के चालक पर, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। तब हमें चालक पर कुल आवेश की गणना करनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर, है ना, मतलब थोड़े से जो शब्द चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है, बस बाकी आप एक सेम तरीके के डेरिवेशन होंगे, है ना। चलो फिर इसमें हम चित्र बदल देते हैं, इसको एक पृष्ठ जैसे ले लेते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का ले सकते हो तो आप, कोई जरूरी नहीं ऐसी आकृति बनाओ, सीधे एक शीट बना सकते हो, ठीक है। ये तो इस पर हम एक छोटा सा भाग ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इस छोटे से क्षेत्रफल का आयतन आवेश कितना मान लिया हमने यहाँ पर, क्षेत्रफल d, ओके, और इस पर जो आवेश है उसको dq, है ना। तो चूंकि चालक के लिए क्या दिया हुआ इस बार, है ना, क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, ठीक है, सिग्मा, ठीक। तब चालक की, उसी को हम अन्य शब्द में लिख रहे हैं, चालक के, ठीक है, चलो एकांक भी मिटा दिया, एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है। तब चालक के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना आ जाएगा यहाँ पर, सिग्मा। उसी को जो सेम सेंटेंस रहेगी, बस थोड़े से सिंबल और शब्द बदलना है ना। फिर यदि चालक पर कोई डीएल लंबाई का, अब इस बार क्षेत्रफल वाला लेंगे हम, है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डी ए लंबाई नहीं लिखेंगे, डी ए क्षेत्रफल का, ओके, डी ए क्षेत्रफल का अल्पांश स्थित हो, तब अल्पांश के क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, अल्पांश के क्षेत्रफल डी ए पर आवेश डी क्यू। तो यहाँ कितना आ जाएगा, सिग्मा, और ये इधर हो जाएगा डी, ठीक है, इस प्रकार। फिर तब चालक की, है ना, किस पर निकालना हमको, चालक के संपूर्ण क्षेत्रफल पर आवेश, ओके, और क्षेत्रफल यहाँ लिखना, चालक के संपूर्ण क्षेत्रफल पर आवेश, ठीक है, ध्यान से लिख देना जो क्षेत्रफल पर आवेश, मतलब जहाँ लंबाई लिखी है वहाँ क्षेत्रफल को कर देना है ना। जब पृष्ठीय लिखा है वहाँ, है ना, रेखीय लिखा है पृष्ठीय, फिर आवेश को इससे दर्शाएं। अब यहाँ पर, ठीक है, ऐसे चिन्ह से दर्शाएं, डबल इंटीग्रल हम दिखा दें, ओके, डबल से, ठीक है। तो ये डबल इंटीग्रल हमको क्या बता रहा है, पृष्ठीय समाकलन दिखा रहे हैं, है ना, जहां पर ये किसको दर्शा रहा है, पृष्ठीय समाकलन को। अगर यहाँ लिखना है छोटे में तो लिख देना जो, जहां, है ना, साइड में नीचे पृष्ठीय समाकलन एस किसको दर्शा रहा है, पृष्ठीय समाकलन। पृष्ठीय समाकलन मतलब जो, ठीक है, कि आवेश क्षेत्रफल है तो लंबाई चौड़ाई दोनों पर वितरित होगा बराबर रूप से। तो इस बार इधर का आवेश इधर, लंबाई और क्षेत्रफल दो, लंबाई और चौड़ाई पर आवेश बराबर, उसका समाकलन करते जाएंगे, है ना। तो इस बार 2 बार हमने समाकलन कर दिया, ठीक है, यह क्षेत्रफल को दर्शा रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर, है ना, फिर चालक पर आवेश वितरण एक समान हो तो जो सिग्मा है, सिग्मा कैसा हो जाएगा, नियतांक, ठीक है। फिर ये क्यू बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ सिग्मा बाहर हो जाएगा, अगर सिग्मा नियतांक है, सॉरी यहाँ पर भी सिग्मा आएगा, सिग्मा डी, तो ये सिग्मा बाहर हो जाएगा, डी ए रह जाएगा इंटीग्रेशन में यहाँ, ठीक है, ये डी, जहां अब डी ए क्या हो जाएगा, पृष्ठीय समाकलन डी ए, मतलब ओके, तो पृष्ठीय समाकलन डी ए क्या बताएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल को दर्शाएगा। तो ए बराबर, तो संपूर्ण चालक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, संपूर्ण चालक का क्षेत्रफल क्यू बराबर, है ना, उसी में बदलते जा रहे हैं, आ रहा समझ में, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जहां पर लंबाई लिखी है वहां क्षेत्रफल लिखते जा रहे हैं, जहां रेखीय लिखा है वहां पृष्ठीय लिखते जा रहे हैं, जहां लैम्डा लिखा है वहां पर सिग्मा कर रहे हैं,
है ना, और उसको समाकलन को हम क्या करते जा रहे हैं, पृष्ठीय डबल समाकलन से दर्शा रहे हैं। तो ये q बराबर कितना हो जाएगा, q बराबर सिग्मा, और ये तो ये पृष्ठीय समाकलन ये किसके बराबर आया, d, है ना, ये आ गया। तो कुल आवेश किसके बराबर आ गया यहाँ, पृष्ठीय आवेश घनत्व गुणित कुल क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें भी सेम वही है कि अगर किसी क्षेत्रफल पर आवेश निकालना हो कुल क्षेत्रफल पर, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व में किससे गुणा कर दो, कुल क्षेत्रफल से। तो यहाँ सूत्र और सिग्मा का सूत्र क्या बन जाएगा, सिग्मा क्यू बटे, ठीक है। मात्रा क्या बन जाएगा, ऐसा है मतलब कूलम, और यहाँ मीटर क्षेत्रफल का मात्रा मीटर स्क्वायर, वी में सूत्र क्या बन जाएगा, ये L की घात -2 हो गया, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, ध्यान रखना, बस वही शब्द बदलते जा रहे हैं बस। ठीक है, चलो इतना नोट करो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आयतन आवेश घनत्व, है ना, बस इसमें ही थोड़े से चेंज कर देंगे तो सेम वैसे ही इसका भी समीकरण आ जाएगा, है ना। ठीक है, तीसरा है हमारे पास आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर बनेगा यदि किसी आवेश किसी चालक के कहाँ पर वितरित हो, आयतन पर। इस बार आयतन पर वितरित हो तब चालक के एकांक कहाँ पर लिख देंगे हम, आयतन पर, है ना। एकांक आयतन पर निहित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। और इसे हम किससे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं, है ना। ये क्या पढ़ा जाता है इसे, रो से। ओके, ये है, ठीक। चलिए यहाँ लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए क्या पढ़ते हैं ना, रो से व्यक्त करते हैं। तो फिर यहाँ पर अगला क्या आ जाएगा, आयतन आवेश घनत्व का सूत्र क्या बनेगा, आयतन, ओके, आवेश घनत्व कुल आवेश बटे में यहाँ पर, है ना, आयतन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कुल आयतन। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट इधर क्या बनेगा, माना किसी आयतन मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्षेत्रफल के स्थान पर V आयतन के चालक पर आयतन आवेश घनत्व बिल्कुल वैसे ही बदलेगा। आयतन आवेश घनत्व कितना है, रो है, तथा हमें चालक पर कुल आवेश की गणना करनी है ना। इसी को जो हम थोड़ा सा चलो मिटा देते हैं इसको। ठीक है, ये है ना, मतलब एक 3D व्यू देने के लिए हमने ऐसा बना दिया। ठीक है, ये इस प्रकार से, मतलब आप एक क्यूब भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब ये पूरा आवेश कहाँ पर फैला है, इसके संपूर्ण आयतन पर फैला है। ओके, तो फिर इसके लिए अब हम यहाँ किसको ले लेंगे, पहले एक आयतन के छोटे से भाग को, है ना, एक छोटा सा भाग हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, जिसका आयतन किससे दर्शा दिया, dv से, और इसमें आवेश की मात्रा dq। क्या मान लिया हमने, है ना, कि चालक पर पूरा आयतन कितना है, चालक का आयतन v वाले चालक पर आवेश घनत्व कितना है, रो है, हमें पूरे चालक पर आवेश घनत्व गणना करनी है। तो जो कि चालक के लिए क्या दिया है हमको, आयतन आवेश घनत्व। चालक के लिए क्या दिया है, आयतन आवेश घनत्व। किससे दर्शाते हैं, रो से। ठीक है, तो चालक के एकांक आयतन पर क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, चालक के एकांक आयतन पर आवेश। ठीक है, ये रो। ठीक, यदि चालक पर कोई क्या माना होगा हमने, dA क्षेत्रफल का लिखा था पहले में, यहाँ पर क्या आ जाएगा, dA आयतन का, सॉरी dV आयतन। आयतन को v से दर्शाते हैं इसलिए, है ना, छोटा रहेगा आयतन इसलिए। dV आयतन का अल्पांश स्थित हो तब अल्पांश के
आयतन, है ना, अल्पांश के आयतन डी वी पर आवेश कितना हो जाएगा, डी क्यू से ही दर्शा रहे हैं, यहाँ हो जाएगा तो रो और डी ए के स्थान पर हो जाएगा डी वी, है ना। फिर चालक के संपूर्ण, यहाँ पर क्या कर देंगे, जहाँ क्षेत्रफल लिखा है वहां आयतन, आयतन पर आवेश, ठीक है। अब इस बार, है ना, आयतन की बात कर रहे हैं तो आयतन पे 3 विमाएं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो फिर यहाँ 3 समाकलन से दर्शा देंगे, जो मतलब ये आयतन समाकलन दर्शा रहा है, ठीक है। ये 3 समाकलन यहाँ पर ये वी से दर्शा दिए, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, रो डी वी, जहाँ ये किसको दर्शाएगा, हमारे पृष्ठीय समाकलन, ये किसको दर्शाएगा, आयतन समाकलन को, है ना। ध्यान में रखें क्या क्या बदलते जा रहे हैं, ठीक है। फिर यदि चालक पर आवेश वितरण एक समान हो, तो एक समान हो तो फिर सिग्मा, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, रो नियतांक है, ठीक है। तो ये रो क्या हो जाएगा, रो समाकलन से बाहर आ जाएगा, तो समाकलन से बाहर आने के बाद ये इस प्रकार से देना, 3 समाकलन के चिन्ह बना देना, यहाँ डी वी, ये हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये आयतन समाकलन डीवी, तो आयतन समाकलन डीवी किसको दर्शाएगा, संपूर्ण आयतन को दर्शाएगा, तो ये संपूर्ण आयतन को हमने दर्शाया है वी से, संपूर्ण चालक का आयतन या संपूर्ण आयतन लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब Q बराबर यहाँ क्या हो गया, Q, और ये सिग्मा को भी रो में बदलेंगे, है ना। तो सिग्मा, है ना, ये समाकलन का चिन्ह पे ध्यान रखना, है ना। सिग्मा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ओ सॉरी, Q कितना हो जाएगा, रो, और डीवी का मान, यहाँ समाकलन डीवी का मान रख देंगे वी से, ओके। तो यहाँ पर कुल आवेश कितना आया, ठीक है। रो क्या है, आयतन आवेश घनत्व है ना, आयतन आवेश घनत्व, और वी क्या है, कुल आयतन, ठीक है। तो ये ओके, तो यहाँ पर रो का मान क्या बनेगा, रो इज इक्वल टू क्यू बटे वी से। फिर मात्रक क्या बन जाएगा इसका भी, ऐसा है मात्रक क्यू कूलम, आयतन का मात्रक होता है मीटर की घात 3, है ना। यहाँ पर वी सूत्र में एल की घात 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया, है ना। तो ये रहेगा हमारे रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और क्षेत्रीय आवेश और आयतन आवेश घनत्व, है ना। ध्यान में रखिएगा आगे चल के लिए सिर्फ इसका उपयोग किस लिए है ना, आवेश की गणना करने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए। तो आवेश की गणना करने के लिए हम आयतन आवेश घन आवेश घनत्व की कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो सिर्फ आगे इसका इतना ही उपयोग है, सिर्फ कितना उपयोग है आगे, कि हमको किसी चालक की पूरी लंबाई पर आवेश दिया होगा, किसी प्रतीक या एकांक लंबाई पर आवेश दिया होगा, एकांक आयतन पर या एकांक विमा पर दिया होगा, तो हमें उसकी पूरी लंबाई या पूरी विमा पर निकालना होगा। तो क्या कर देंगे, एकांक वाले में कुल लंबाई, कुल आयतन, कुल क्षेत्रफल का गुणा कर देंगे, है ना। या अगर एकांक पर निकालना हो तो कुल आवेश को कुल आयतन से, कुल लंबाई से, कुल क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, वो निर्भर करेगा कौन से आवेश घनत्व में पूछा गया है ना। तो ये हमने इतनी चीजें सीखी। तो आगे के लिए सिर्फ इस पूरे लेक्चर से सिर्फ यही बात याद रखना, कूलॉम गॉस की प्रमेय में वहां हम उपयोग करेंगे। आया समझ में। आवेश की गणना करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, ये वाला तरीका, कुल आवेश बराबर आयतन आवेश घनत्व तो कुल आयतन, मतलब आपको जितने भी आयतन पे पूछा गया हो उतने आयतन में किससे गुणा कर देंगे, आयतन आवेश घनत्व। जितनी लंबाई पे पूछा गया है तो उतनी लंबाई में कितने से गुणा कर दोगे, उतनी लंबाई में कितने से गुणा कर दोगे बेटा आप, ठीक है, लंबाई और रेखीय आवेश घनत्व से, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से ये उसके आगे के लिए उपयोग रहेगी जो, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको।